हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट ड्यू टू ऑफलाइन क्लासेस हम थोड़े बिजी हो गए थे, इसकी वजह से फर्स्ट यूनिट बीच में रोकनी पड़ी। ठीक है, अब हम सेकेंड यूनिट कंटिन्यूटी में कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट यूनिट दोबारा कंप्लीट करते हैं, राइट। और सेकेंड यूनिट में हम जो भी आपको कराएंगे आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा आपका इस कॉन्सेप्ट से। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड ब्रांच, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस आपने चार्ज स्टडी किया था पर चार्ज स्टैटिक पोजीशन में था। अब हमारी सेकेंड यूनिट जिसमें करंट डेवलप हो चुकी है, इसका मतलब चार्ज मूव कर चुका, इसीलिए इस ब्रांच का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मींस मोशन और इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज। जब चार्ज का मोशन होगा उस ब्रांच को आप कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो अब आप देखिए चार्ज मूवमेंट कैसे करता है। इनिशियली बेसिकली आप स्टार्ट करते हो कि कहीं भी जब चार्ज मूव करता है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब चार्ज मूव करता है तो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट यूनिट में कि चार्ज हम लोगों ने कंपेयर करना है लिक्विड से। अब कहीं भी अगर लिक्विड मूव कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आप देखिए या तो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है या रिवर में किसी सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, अब जब भी किसी रिवर में फ्लो करता है तो इसको लेवल चाहिए, डिफरेंस। ऐसे जब ट्यूब में फ्लो करता है तो मोटर चाहिए। ठीक है, मोटर के थ्रू आप इसको फ्लो करा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर आपको चार्ज को फ्लो कराना है तो इसके लिए आपको ट्यूब चाहिए। ठीक है, अब आपको ट्यूब चाहिए तो वो ट्यूब है कंडक्टर, राइट। तो इससे पहले हमने आपको फर्स्ट यूनिट में इंसुलेटर के बारे में बताया था। जब इंसुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ था, कूलम्ब्स नाम है दो चार्जेस के बीच, जिसको आपने नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक। ठीक, बट कंडक्टर का कहीं डिस्कशन नहीं था। अब इस यूनिट में मेन डिस्कशन है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तीनों का रेफरेंस जरूरी है बट मेन रहेगा कंडक्टर। तो लीडिंग फॉर्म में कंडक्टर रहेगा, बट तीनों का डिफरेंस क्या होता है ब्रीफिंग में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, छोटे क्लासेस से जब आप लोग स्टार्ट करते हो तो आपको पता होता है, आपसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन में आंसर दोगे कि वो मटेरियल जिसके अंदर से चार्ज फ्लो करता है उसको कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, छोटे क्लास के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट चार्ज कहां से आता है, कैसे फ्लो करता है, उसके लिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट जो याद रखना है और जो आपको समझना है उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल्स, जिन मटेरियल्स के एटम पर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3 होता है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लाइक मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 होता है, दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5, 6, 7, 8 में कन्वर्ट होता है, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक, लास्ट यूनिट में एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू हम आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बताएंगे, एनर्जी बैंड थ्योरी के थ्रू। बट यहाँ पर आपका इतने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब आप चार्ज कहां मूव करेगा? चार्ज मूव करेगा कंडक्टर के अंदर। ठीक, अब ये मूव करेगा तो चार्ज बाहर से आएगा, ये कंडक्टर का मूव करेगा। स्टार्टिंग आपकी यहां से होती है। ठीक है भाई, तो अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्रिएट होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है और कैसे क्रिएट हुई है? ठीक, फॉर दैट आप देखिए हम यूज करते हैं कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर, ये पेन हमारे हाथ में कॉपर का है। ठीक है, ये कंडक्टर। अब आप देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली बाउंडेड होते हैं कि अगर हम इसको ऐसे हिलाते हैं, ऐसे मूव कराते हैं, इन दिस कंडीशन भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो जिगजैग है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें करंट सेटअप नहीं होती है। बट जब आप इसको कनेक्ट करते हो किसी बैटरी से, दैट मींस सेल से, तो उस कंडीशन में सेल ऐसा क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कंडीशन बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर कोई कंपटीशन क्लास भी है तो भी। अगर क्लास फ्री है उस कंडीशन में आप क्लास में जाके देखिए, हर बच्चे का फेस डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, सब बात कर रहे होंगे, इजी गोइंग बैठे होंगे, और अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो कोई कहीं जा रहा होगा, कहीं कोई जा रहा होगा, फ्री, पूरे स्टूडेंट्स आपको फ्री दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो यही कंडीशन है जैसे किसी फ्री क्लास की कंडीशन है। जैसी क्लास में टीचर एंटर करता है, आप लोग बिल्कुल फ्रंट सामने देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अलाइन कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर सबसे पहले क्लास में एंटर होते ही अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जैसे कि आप अलर्ट मोड में आते हैं। फॉर दैट आप देखिए जैसे आपने कहीं कंडक्टर के साथ बैटरी या सेल कनेक्ट की,
सेल सीधे इस फील्ड, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज फोर्स फील करता है। 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्रिएट होता है तो ये मोशन में आता है, और अगर ये फोर्स कंटिन्यू रहता है तो इसकी मोशन एक्सीलरेटरी मोशन होती है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होते ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर फोर्स क्रिएट होता है, ठीक। अब जब ये फोर्स क्रिएट होता है तो आपको पता है, मैंने आपसे कहा 11th क्लास में लॉस ऑफ मोशन आपने पढ़े, फोर्स मूव कराएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस इन्फ्लुएंस के अंडर, ठीक है। किधर मूव करते हैं वो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है। अब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आगे, पर यहाँ शॉर्ट में सुन लीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट मींस इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है फर्स्ट यूनिट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, ठीक, वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपने सर्किट में बाहर से देख लिया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करते हैं। आप याद रखिए कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप फिजिकली वेरीफाई होती है, हर जगह फिजिकली वेरीफाई होती है, अगर आप इसको सोच के चलोगे तो फिजिकली वेरीफाई है। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं करंट को उसका अपोजिट क्यों कंसीडर किया गया, ठीक है। एक गुब्बारे में हवा भर लीजिए, एयर फिल कर लीजिए, एयर फिल करने के बाद आप उसको फ्री छोड़ दीजिए, जिधर गुब्बारा जाएगा एयर प्रेशर उसके अपोजिट जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं अपना प्रेशर अपोजिट छोड़ते हैं, जिसको कंसीडर किया गया है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। क्लियर। तो अब आप देखिए ये आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्रिएट हुई है। मूवमेंट कैसे हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल when battery or cell is connected in the circuit, electric field is set up across the circuit, due to which all the free electrons of the circuit experience the electric force and starts moving. When electrons start moving, charge start moving, and charge start moving, that means charge is given by Q is equal to N. By the first chapter, if n electrons are moving across the conductor, then the charge moving across the conductor is given by Q is equal to N. अब इतना चार्ज इस कंडक्टर में अगर t टाइम में पास होता है, then I is equal to Q upon T, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, ठीक है। अब आप इसको डिफाइन करते हैं, बुक में स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट से आपका काम नहीं चलने वाला, सीधा लिखा हुआ है और आप लोग रट लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फार्मूला I is equal to Q upon T से स्टार्ट कर देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और आप लिखते हैं I is equal to Q upon T, और स्मॉल चार्ज अगर स्मॉल टाइम में फ्लो करता है तो I को आप लिखते हैं I is equal to dQ upon dt, ठीक है। अगर फिक्स चार्ज है I is equal to Q upon D, वेरिएबल चार्ज दैट इज इक्वल टू dQ upon dt, क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकंड क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है, ठीक है। चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट आ चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होने से पहले फर्स्ट यूनिट इन्वॉल्व हुई है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे एवेल्युएट करते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास फार्मूला आ चुका है, Q is equal to Ne, Q is equal to Ne। अब चार्ज फ्लो कर रहा है Ne डिवाइड बाय टाइम, ये क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ठीक है भाई। करंट नहीं रटनी है, करंट कैसे क्रिएट हुई है ये नेसेसिटी है। करंट स्टार्ट हुई है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कहां कर रहे हैं, कंडक्टर के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं, ठीक है। आप भी जब लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, देयर इज नो इंटरप्शन, कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। आप अपनी जगह रिलैक्स फील करेंगे। जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे,
बहुत सारे हिंड्रेंसेस आएंगे, उन हिंड्रेंसेस को क्रॉस करते हुए आपको आगे जाना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहे थे किसी भी डायरेक्शन में, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट किया, फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होने पर इनके रास्ते में एक इंटरप्शन क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस का मीनिंग, जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, बॉडी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। जब आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है, अब ये एंटर नहीं कर पाता, पहले ही माना जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, जो डिसीज को रोकता है वो बॉडी का रेजिस्टेंस कहलाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो इंटरप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाएगा। एनी हाउ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट कहां से आई है, आपको फिजिकली ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट कैसे क्रिएट हुई है। ठीक, रटना नहीं है कि रेजिस्टेंस आप R V अपॉन I से रट लेते हैं कि V और I का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है। आपको इनिशियली रूट से निकाल के लाना कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों हुआ। ठीक है, उसके लिए इमेजिन करिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड के अंदर एटम्स ठुसे हुए, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड है, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में क्राउडेड एरिया में जाइए। ठीक है, वहां बहुत सारी भीड़ है और वहां पर मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाइए। ठीक है, 2-4 को मार दोगे और खुद भी गिर जाओगे, 10-20 जगह टकराओगे। सेम कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल के भागता है तो क्राउडेड एरिया है, उस क्राउडेड एरिया में इलेक्ट्रॉन भागता है। जब इलेक्ट्रॉन भागता है इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो अब ये टकराता है पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस से। अब आप कहेंगे पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? जिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो एटम इटसेल्फ पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव आयन कहलाता है। मींस ये आपस में टकराते हैं एज वेल एज एटम से टकराते हैं, और टकराने की वजह से इनकी फ्लो में रुकावट आती है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सबसे पहले मीनिंग एंड आफ्टर दैट बिल्कुल रूट से ये कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, वो आपको पता लग चुका होगा, ये टक्कर से क्रिएट होता है, कोलिजन से क्रिएट होता है। अब अगर आप किसी कंडक्टर में कोलिजन्स को मिनिमाइज कर लेते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो सकता है, और इस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। इस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है कि कैसे भी कोलिजन कम करके रेजिस्टेंस को कम किया जाए। ठीक है ना, तो अब रेजिस्टेंस फिजिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर की कूलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जब कूलिंग स्टार्ट की जाती है तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस खोने लगता है, राइट, और एक इतना हैवी नेगेटिव टेम्परेचर आता है जिस पर एक टोटल रेजिस्टेंस खो देता है। इन दिस कंडीशन इसी कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर डिस्कस हो चुका है पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस समय 44-45 डिग्री टेम्परेचर फील कर रहे हैं और इस समय सुपर कंडक्टर को यूज करोगे तो जितना आप सुपर कंडक्टर बनाने में कंज्यूम कर रहे हैं उससे अच्छा तो रेजिस्टेंस फील कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिलहाल रेजिस्टेंस पर वापस आते हैं। रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद द पॉजिटिव आयंस एज वेल एज विद द आपके उनके साथी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आप देखिए इस पर आगे बढ़ते हैं, फिजिकली आगे बढ़ते हैं। पता लग गया कि टक्कर से क्रिएट होता है रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस से टक्कर से क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में देखना है कि फिजिकली किसी कंडक्टर के किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें दो चीजें हैं, एक है फिजिकल डायमेंशंस और एक फिजिकल कंडीशंस। कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारे हाथ में है, इसमें आपको सोचना सबसे पहले फिजिकल डायमेंशंस, उसके बाद देन फिजिकल कंडीशंस। इन दोनों में डिफरेंस है। फिजिकल डायमेंशंस का मतलब इस कंडक्टर का सिर्फ मेजरमेंट आएगा। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन इसकी फिजिकल डायमेंशंस दे देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? कोलिजन। अब हम आपको दो कंडक्टर्स आपके सामने लाते हैं, दोनों कंडक्टर एक ही मटेरियल के हैं, कॉपर के हैं। एक की लेंथ ज्यादा है और एक की लेंथ कम है, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, दोनों की मोटाई सेम है, बट लेंथ डिफरेंट है। अब लेंथ डिफरेंट है, इनके साथ आपने एक ही बैटरी को कनेक्ट किया। ठीक है, जब एक ही बैटरी को कनेक्ट किया तो उस कंडीशन में अब आपसे कहा जाए कि बताइए किस वायर के अंदर, किस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होगा और किसके अंदर लो होगा। ठीक है, अब ऐसे रट सकते हो, जब तक आपको फिजिकली नहीं घुसोगे, फिजिकली एंटर नहीं करोगे, आप नहीं बता सकते।
फिजिकली एंटर करिए। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? कोलिजन। जो लॉन्ग वायर है उस लॉन्ग वायर में चेन लंबी है, ठीक है, एटम्स की चेन लंबी है। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे, ठीक है, कोलिजन्स का नंबर ज्यादा होगा, और कोलिजन्स का नंबर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जब इसमें मूव करेंगे तो कोलिजन्स का नंबर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए रेजिस्टेंस लिखा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अब सीधे बिना सोचे रट लिया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्यों होता है? बिकॉज मोर लेंथ मोर कोलिजन, दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आप देखिए, टू वायर्स हैं, दोनों वायर्स कॉपर के हैं, एक का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और दूसरे का एरिया क्रॉस सेक्शन 2a है, लेंथ सेम है। अब अगर इन दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने शहर में एक सक्रिय एरिया में जाइए जहां पैसेज कम है, लोग ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप ज्यादा टकराओगे। वही कंडीशन है कि अगर क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वायर पतला है। जब पतला है तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए जगह कम है, ठीक। और अगर वायर मोटा है तो जगह सफिशिएंट है, इजीली पास आउट हो जाओगे। तो जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, सरफेस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर जाता है, कोलिजन्स कम हो जाते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, बिकॉज मोर एरिया लेस कोलिजन्स, ठीक है, मोर एरिया लेस कोलिजन्स। घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। दो बल्ब लाना, एक 0 वाट और एक 60 वाट। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। और फिलामेंट देखिए, जब आप बल्ब 40 वाट और 60 वाट लाएंगे तो फिलामेंट आप देखेंगे, एक का फिलामेंट थिन होगा, जो 40 वाट है उसका फिलामेंट थिन होगा, 60 वाट का फिलामेंट थिक होगा। बाय द वे, वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पर सबसे पहले कौन सा जाएगा? 40 वाट फ्यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि थिन वायर होगा, तोड़ के देखना उसके अंदर थिन वायर होगा, तो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस लो होगा, दैट इज व्हाई कुछ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप देखिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपके सामने रिजल्ट है। क्लियर? हम इसको कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दैट मींस अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। इस कांस्टेंट का पहला नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। तो यहां पर आप देखिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R is equal to rho L upon A, where rho is constant called resistivity or specific resistance of the conductor, where rho is constant called resistivity or specific resistance of the conductor. क्लियर? ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन फॉर नीट, फॉर जेई, फॉर 12th, ठीक है, बचता ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में क्रिएट होता है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। ओके, तो अब आप देखिए, कहीं भी मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम का मतलब कॉपर, और कॉपर के सो मैनी वायर्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, छोटे पतले मोटे, ठीक है, कितने भी वायर्स हैं। अगर ये कॉपर मटेरियल है, उसका टेम्परेचर सारे वायर्स का सेम है। इन दिस कंडीशन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा बट रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म में आपके सामने देखिए लिखा है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब इसमें रो कांस्टेंट टर्म यूज हुई है, इसको आप रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब मैंने आपसे नाम लिया, सिर्फ एक मटेरियल चेंज नहीं करोगे, एक मटेरियल कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर के बहुत सारे वायर्स हैं, पतले मोटे जो भी हैं, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स है, इन दिस कंडीशन रेजिस्टिविटी क्या होगी? कांस्टेंट, पर सारे वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा, सारे वायर्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। अब आप देखिए, रेजिस्टिविटी को आपको डिफाइन करने को कहा जाए कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लीजिए, तो फिजिक्स में रटना नहीं है कि आप रटते हो स्टेटमेंट, रटने की जरूरत आपको नहीं है, डिफाइन करना सीखो। अगर जब भी आपने किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, उसके साथ जो भी मल्टीप्लायर और डिवाइड है उनको वन कंसीडर कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। अब अगर हम आपसे कहें कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो अब आप देखिए, कंसीडर करिए, इफ L is 1 meter, A is 1 meter square, L is 1 meter, A is 1 meter square, in this condition R is equal to rho, ठीक है, रेजिस्टेंस रो के इक्वल आ जाता है।
दैट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को स्टेट कर दीजिए, आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फिक्स होता है किसी भी मटेरियल का जब उसका टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स, दीज आर नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल है, उसके डिफरेंट वायर्स हैं, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो रेसिस्टिविटी बदल सकती है। और अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है, उस कंडीशन में रेसिस्टिविटी चेंज होती है। इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सेकंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट प्लेस पे आप देखोगे, आप कनेक्ट करिए इन्हीं दोनों पॉइंट से, और इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास R इज इक्वल टू रो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें एक कांस्टेंट टर्म आई है जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो मैं आपको बता चुका। यहां तक पहुंचने के बाद अब स्मॉल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और विदाउट क्वेश्चंस फिजिक्स इनकम्प्लीट है। तो यहां तक आने के बाद अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं, और ये बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल जो मैं आपको बता रहा हूं ये जेई नीट एज वेल एज 12 सभी के लिए फिट बैठते हैं। पर देखने में आप देखिए, अभी आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा भी होता है, बट ऐसा होता है। आप देखिए एक फार्मूला हमारे सामने है, और इस फार्मूले पर कितने क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उन क्वेश्चंस में मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखिए भाई, अब इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, टाइम बर्बाद करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना आना चाहिए, और मिनिमम वर्ड्स में सॉल्व करना आना चाहिए। शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए। शॉर्टकट्स मैं आपके सामने बताता हूं, 2 स्टेप में आपको आंसर मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन का एज वेल एज नीट का। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट में हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। अब आप ये पूरी यूनिट मुझसे पढ़िए, एंड आफ्टर दैट फिर आप देखिए फर्स्ट यूनिट में किसी वजह से मैंने रोकना पड़ा था, अब सेकंड यूनिट कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप फ्री हो जाइए, बुक उठाने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद किसी बुक को हैंडल करिए, हर बुक आपको समझ में आएगी। ठीक है भाई, अब आप देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक, और क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आप करते हैं बुक से, और बुक से करने के बाद डिजिट आपके सामने बार बार रिपीट होता है। ठीक है, डिजिट रिपीट होता है तो उस कंडीशन में आंसर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, मैं आपके सामने जब क्वेश्चन बोलूंगा किसी बुक से डिजिट रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, आपका आंसर जो आप सॉल्व करोगे वो आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर एक नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक, एक वायर है, ठीक, देयर इज ए वायर हैविंग एनी लेंथ एंड रेजिस्टेंस 20 ohms. There is a wire having any length, any area of cross section, but resistance 20 ohms. R is 20 ohms. The length given है, the area of cross section given है. What will be the resistance of the wire when its length is increased by its double? ठीक है, increased by double. एक होता है स्ट्रेचिंग और एक इंक्रीजिंग। इंक्रीज कर दी गई है, स्ट्रेच वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ विल बिकम डबल। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए डबल हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया है। दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन, देयर इज ए वायर हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टेंस R। और क्वेश्चन में अगर लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A नहीं भी गिवन है, सिर्फ बोलते हैं लेट देयर इज ए वायर हैविंग द रेजिस्टेंस R, और R की वैल्यू गिवन है 20 ohm 30 ohm जो भी। उसके बाद देन आपसे कहा गया व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर हैविंग लेंथ डबल दैट ऑफ द फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर से दूसरे की लेंथ डबल है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, आप पूरा समझ चुके होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिस्टर्ब नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट अगर बोर्ड में आप आंसर दे रहे हो, बोर्ड में आंसर दे रहे हो तो आपको स्टेप चाहिए वरना 0 मिलेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है और आपने स्टेप नहीं दिए तो आपको 0 मिलेगा। तो इसके लिए आप देखिए R इज इक्वल टू फार्मूला यूज करना पड़ेगा रो L अपॉन A।
ठीक है, इसमें 20 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड वायर उसी मटेरियल का है, मटेरियल भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ लेंथ डबल की गई है। आपको आर निकालना है, रो 12/a। ठीक, स्टेप आपको देने पड़ेंगे, आप ओरल नहीं बता सकते, उसमें ओरल नंबर नहीं मिलने वाले। अब आप डिवाइड कर दीजिए, r/20 इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू क्या आएगा 40 ओम्स। ठीक, स्टेप चाहिए, स्टेप के बाद आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे। अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखिए r इज इक्वल टू 40 ओम्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। A wire having the resistance 40 ohms, it is cut in 4 equal parts. What will be the resistance of each part of the wire? A wire having the resistance 40 ohms is cut in 4 equal parts. What will be the resistance of each part of the wire? एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 40 ohms है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ओरल पता लग चुका होगा, लेंथ की डायरेक्टली है, जब आप इसको 1/4 करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। फिर आपको स्टेप देने हैं बोर्ड में, तो स्टेप देने हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, फोर्टी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये वायर आपने 4 पीसेस में कट किया, जब आपने 4 पीसेस में कट किया तो उस कंडीशन में एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं कटता, लेंथ क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। आर निकालना है, रो L/4a। ठीक है, r/40 इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/4, r इज इक्वल टू 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 ohms। ठीक, स्टेप आपको बताने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट आपके पास रिजल्ट है। ठीक, अगर आप किसी वायर को कट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस उतने ही फॉर्म में कट हो जाता है। ठीक है, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ चुका है। एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और मिक्सिंग करते हैं। अ वायर हैविंग द रेजिस्टेंस 10 ohms, another wire made up by the same material, another wire made up by the same material, having length 3 times and area cross section half that of the first. Length 3 times and area cross section half that of the first. That means L dash 3L or A dash A/2. What will be its resistance? ठीक है, अब आपने इसका रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, फिर आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, इसमें आप देखिए लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों वेरी करा दिए। तो अब आप पहली इक्वेशन बनाइए, कितना गिवन है 10 रो एल अपॉन ए, फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट वायर इसकी लेंथ 3 टाइम्स है, एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ है, उसका रेजिस्टेंस आपको बताना। आर एस इज इक्वल टू रो, मटेरियल सेम है तो रो सेम आएगा, लेंथ 3 टाइम्स एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ। R dash is equal to रो 6L/A। ठीक है, कंपेयर करिए फर्स्ट और सेकंड को, तो R dash is equal to क्या बचेगा 6, R dash by 10 is equal to 6 और R dash is equal to कितना आ गया 60 ohms। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बोलता हूं, यहां से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां से लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब वायर अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, a wire having the resistance 20 ohms, it is stretched to double its length, what will be its new resistance? ठीक है, वायर है एक ही मटेरियल का, उसको आपने स्ट्रेचिंग की है टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? अगर हम इसको डबल कर देते हैं स्ट्रेचिंग के बाद तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, अब स्ट्रेचिंग पर जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए आगे जाता है। ठीक, फिलहाल 12th की बात हो रही है, तो 12th में देखिए अब स्ट्रेचिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई भी वायर है, जब इस वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और इस कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे बढ़ जाओगे। क्लियर? वॉल्यूम जो इनिशियल है वो फाइनल वॉल्यूम होगा। अब इस पेन को मैं तोड़ के दूसरा पेन बनाऊं, ठीक है, उसका साइज चेंज कर दूं तो इसके अंदर जो मटेरियल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मास डिफेक्ट यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो उस कंडीशन में अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो
ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है वो आप देखिए। इनिशियल लेंथ एल, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम आएगा V इज इक्वल टू ए इंटू एल। ठीक है, अब आपने इसको स्ट्रेचिंग किया तो नॉर्मल कौन, ये नहीं कि स्ट्रेचिंग डबल किया तो आप इसको रटिए, मैं जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो किसी भी फॉर्म में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ हो जाती है एल डैश और एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाता है ए डैश। ठीक है, लेंथ हो गई एल डैश और एरिया क्रॉस सेक्शन होगा ए डैश, तो यहां पर वॉल्यूम V हो जाएगा ए डैश इंटू एल डैश, बी डैश करता हूं बट बी डैश और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां से आप देखिए A इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, और एल डैश अपॉन एल की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यही छोड़ते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट रिजल्ट एल डैश बाई एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश। क्लियर? अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है? 20 ohms। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बनाइए, 20 इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सेकंड रिजल्ट। एंड आफ्टर दैट थर्ड रिजल्ट में जो आपसे कहा गया वो करिए, आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश, थर्ड रिजल्ट। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। आर डैश बाई 20 इज इक्वल टू एल डैश बाई ए डैश अपॉन एल बाई ए, जो रिजल्ट आएगा एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश। ठीक, पहले आप निकाल चुके हो ए बाई ए डैश इज इक्वल टू एल डैश बाई एल। ठीक है, यहां पर आर डैश बाई 20 इज इक्वल टू एल डैश बाई एल का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए एल डैश 2 टाइम्स स्ट्रेचिंग है, तो अब आप देखिए रिजल्ट 2l बाई एल का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 80 ohms। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 ohms। ठीक, स्ट्रेचिंग के केस में आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट हो गया ये रिजल्ट। अब शॉर्टकट सुनिए, अगर स्ट्रेचिंग होती है जस्ट इस फॉर्म में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसका शॉर्ट फार्मूला सुनिए। शॉर्ट फार्मूला आप यूज कर दोगे डायरेक्टली, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आप देखिए 2 स्क्वायर 2 टाइम्स स्ट्रेचिंग किए, 2 स्क्वायर आर, 3 टाइम्स स्ट्रेचिंग किए, 3 स्क्वायर आर, 4 टाइम्स स्ट्रेचिंग किए, 4 स्क्वायर इनटू आर। ठीक, अब जिस तरीके से भाई आप इसके देखते हैं कॉम्पिटिशन वाले, उसके अकॉर्डिंग वो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स को हटा देंगे। बोर्ड में तो हो सकता है, बट इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहते हैं। ठीक है, सामने लिखा है, सामने देखिए, a wire having the resistance 20 ohms, it is stretched to double its length। double its length को हटा के डबल इट्स लेंथ को हटा के वो कर देते हैं, इट इज स्ट्रेच्ड बाई 20% ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, अब आप ये जो फाइनल फार्मूला रट के बैठे हैं, एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर, ये फेलियर हो जाएगा। नहीं, ये फार्मूला जो आपका रिजल्ट है एन स्क्वायर बाई आर, वो एन स्क्वायर इंटू आर, ये फेलियर हो जाएगा। हमारा रिजल्ट जो आपका मेन है एल डैश बाई एल, यही काम करेगा। ये जो शॉर्टकट बताया मैंने आपको, ये तब बताया था जब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम स्ट्रेच कर रहे हो, एन स्क्वायर आर लग जाएगा। पर उसने क्वेश्चन में कह दिया स्ट्रेच्ड बाई 20%। अगर 20% स्ट्रेचिंग हुई है तो उस कंडीशन में एन स्क्वायर आर फेलियर होता है। फिर आपको क्या करना है, आगे देखिए, थोड़ा सा चेंज है। एल डैश वेरी करेगा, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 20% ऑफ एल, प्लस कर दीजिए एल प्लस एल बाई 5। ठीक है, एल डैश कितना आ गया? 6l बाई 5। ठीक, एल डैश की वैल्यू क्या आ गई? 6l बाई 5। आपका मेन फार्मूला आर डैश बाई 20 इज इक्वल टू एल डैश कितना है? 6l बाई 5 एल का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R डैश आएगा आपका 36/25 इंटू 20, ये वैल्यू आ जाएगी R डैश की। अब 25%, 30%, 60% जितनी भी स्ट्रेचिंग है उस कंडीशन में आप L डैश एवेलुएट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर R डैश बाई 20, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है। अब 10%, 20%, 30%, 40% स्ट्रेचिंग है तो उस कंडीशन में ये आपका शॉर्टकट रिजल्ट अप्लाई नहीं होता है। तो अब आप देखिए स्ट्रेच जो हमने फार्मूला आपके सामने आया था R इक्वल टू रो L अपॉन A, उस पर जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपने डिस्कस किए इनको आप प्रीवियस ईयर में देखिए, आपको हर एग्जाम में देखेंगे ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला रेसिस्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हुआ है, इस पर आप इतने क्वेश्चंस को अटेंड करिए एंड आफ्टर दैट अब रेजिस्टेंस को आगे प्रॉपर डिफाइन करोगे, उसके लिए इन्वॉल्व होंगे ओम्स। ठीक है, ओम्स ने पोटेंशियल और करंट को रिलेट किया है और पोटेंशियल और करंट को रिलेट करने के बाद अपना एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज यही छोड़ते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।